सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के ऊपर मैं लगातार आप लोगों के सामने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या फिर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संकलन, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य राज्यों की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सामाजिक अध्ययन का एक पेपर होता है जिसके अंतर्गत की विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे वो भूगोल है, चाहे जो आपका इतिहास है, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो या फिर राजनीति शास्त्र हो। तो इनके ऊपर मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता रहता हूं दोस्तों। तो लगातार ये दूसरी वीडियो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास, जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है, इसके ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम और उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जब आपको पता ही है कि जो मोहम्मद गौरी है, इसका पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर मुस्लिम राज स्थापित हो चुका था दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है भारत में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न वंशों ने राज किया, जिसमें से एक लोधी वंश भी था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था, जो बेसिकली लोधी वंश की जो स्टार्टिंग हुई थी, वो आपका 1491 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दोस्तों ये वंश रहा था, ठीक है। और इसका जो संस्थापक था दोस्तों, वो था आपका बहलोल लोधी, ठीक है। कौन था? बहलोल लोधी आपका इसका संस्थापक रहा है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वो आपका बहलोल लोधी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो प्रसिद्ध है वो आपकी है अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियमों को बनाया था इसने और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद, रेहला, तारीख यामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 11वीं सदी में जो भारत का दर्पण कहा जाता है, उस समय एक युद्ध, मतलब ये कह सकते हैं कि एक मुस्लिम महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किए थे उसने, और उसके साथ ही अल बरूनी करके एक लेखक आए थे भारत में, अल बरूनी, ठीक है दोस्तों। अल बरूनी करके एक लेखक आए थे जिन्होंने लिखी थी किताब उल हिंद, यानी कि तहकीक हिंद, यानी कि भारत की खोज, ठीक है। तो किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी, और इसी को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है दोस्तों, किताब उल हिंद को, या फिर इसको तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है इस किताब को, ठीक है। तो भारत के दर्पण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह हिंद का युद्ध 1008-9 में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो वह हिंद का जो युद्ध था दोस्तों 1008-9 में, अगर आपको पिछले वीडियो का कुछ याद होगा दोस्तों, तो मैंने आपसे बताया था कि 1001 से 1027 तक 25 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तो 1008 से 1009 के बीच में जो वह हिंद का युद्ध था वो महमूद गजनवी के साथ हुआ था दोस्तों, ठीक है। महमूद गजनवी और आपका यहाँ पर आनंद पाल, इसका ऑप्शन है महमूद गजनवी और आनंद पाल के साथ ये युद्ध हुआ था, ठीक है, के बीच में हुआ था ये युद्ध, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था वह हिंद का युद्ध दोस्तों। तो इसे अपने माइंड में रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम
सुल्तान कौन था जिसने स्थायी यानी कि परमानेंट सेना रखी? तो स्थायी यानी कि परमानेंट सेना किसने रखनी शुरू की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या महमूद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्थायी सेना जो रखने का जो रिवाज प्रारंभ किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखने का रिवाज यानी कि स्थायी सेना रखने का प्रचलन किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी किसका उपनाम था यानी कि, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ या सिकंदर लोदी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे गुलरुखी के उपनाम से जाना जाता था सिकंदर लोदी, और गुलरुखी के नाम से ही क्या लिखता था वो? अपनी कविताएं लिखा करता था। कवि था सिकंदर लोदी और गुलरुखी के नाम से भी कविताएं लिखता था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे लोदी वंश का था ये। ठीक है, और इसी ने सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर का निर्माण भी कराया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का क्रम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो दिल्ली में जो शासन करने वाले जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे वो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले था आपका गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश। उसके बाद आपका आया खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद आपका तुगलक वंश आया दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आया? सैयद वंश। और उसके बाद आपका आया सैयद वंश हो गया, और उसके बाद लास्ट में आया आपका लोदी वंश। तो ये वंश थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश दोस्तों। ठीक है, तो इनका क्रम हम लगा सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले गुलाम वंश 1 नंबर पे, उसके बाद खिलजी वंश आपका 2 नंबर पे। ठीक है, लोदी वंश आपका सबसे लास्ट में 5 नंबर पे, और उसके बाद सैयद वंश 4 नंबर पे, और आपका तुगलक वंश 3 नंबर पे। यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आगे पीछे हो गया है तो आप 5 को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो ये मैच आप खुद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों, गुड़ खा तसले में। गुड़ का मतलब हो गया गुलाम वंश, खा का मतलब हो गया खिलजी वंश, तसले का मतलब तो का मतलब हो गया तुगलक वंश, सौ का मतलब हो गया सैयद वंश, तसले। ठीक है, लो का मतलब लोधी वंश। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में लोधी वंश खत्म होगा तो आपका मुगल वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गुड़खा तस्ले में इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, और इनका ये इस तरीके का क्रम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ठीक है, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का जो निर्माण कराया गया था दोस्तों वो 1311 ईस्वी में कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था अलाई दरवाजा का निर्माण। अभी कहा जा रहा है कि ये किसका मुख्य द्वार है? तो यहाँ पर है जमात खान मस्जिद, सीरी मस्जिद, कुतुब मीनार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार, ठीक है, मुख्य द्वार यानी कि कुतुब मीनार का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजे को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। और कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा, वो किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और कब बनाया था? 1311 ईस्वी में बनाया था दोस्तों। तो यहाँ पर से अगर क्वेश्चन बनता है आपके सामने तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? पिछली वीडियो में हमने देखा था महमूद गजनवी किस वंश का था, तो वो दोस्तों आपको पता है यामिनी वंश का था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी जो कि भारत में मुस्लिम शासक स्थापित करने वाला प्रथम शासक भी माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो यहाँ पर ऑप्शन है यामिनी वंश, संसवनी वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो वंश का था वो था संसवनी वंश का। ठीक है, मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। बाकी महमूद गजनवी आपका यामिनी वंश का था। बाकी आपको गुलाम और खिलजी वंश के बारे में पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम या इनमें से सभी।
तो दोस्तों ये सभी नामों से जाना जाता है मोहम्मद गौरी को। शहाबुद्दीन, मुइनुद्दीन और मोहम्मद बिन साम, ये सभी नाम किसके हैं? मोहम्मद गौरी के हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, किस राज्य के खिलाफ किया है? ठीक है, तो 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने दोस्तों। ठीक है, वो किस राज्य के खिलाफ किया था उसने? तो यहाँ पर है मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ, अहिंदुलवाड़ा सोलंकी शासक, पंजाब गजनवी शासक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था वो किया था आपका मुल्तान किरमाथी शासक के खिलाफ किया था और ये जीत गया था इस युद्ध को। ठीक है, उसके बाद 78 में फिर से किया था इसने, वो युद्ध हार गया था। तो मुल्तान के खिलाफ सबसे पहले, मुल्तान राज्य के खिलाफ सबसे पहला आक्रमण था 1175 में मोहम्मद गौरी का। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध हुए हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, जिसमें कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। उसके बाद 1194 में दोस्तों मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है जयचंद के साथ। ठीक है, और वो युद्ध कहलाता है चंदावर के युद्ध के नाम से। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ था उसको चंदावर का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है करमाथी, गजनवी, सोलंकी या पंजाब के खोखर। तो याद रखना दोस्तों, 1206 ईस्वी में, ठीक है, 1205 ईस्वी की बात है लगभग, पंजाब के खोखरों के साथ इसका अंतिम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो था वो पंजाब के खोखर जाति के लोग थे उनके खिलाफ हुआ था और उसमें भी उसे विजय प्राप्त हो गई थी दोस्तों 1205 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? ठीक है, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध यानी कि जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से और जयचंद की कुटिलताओं के कारण पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गया था क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है B.A. स्मिथ, लेनपुल, ईश्वरी प्रसाद या अल्बेनी। तो ये सीटेट में पूछा जाता है कई बार। तो B.A. स्मिथ बहुत बड़े इतिहासकार हैं दोस्तों। ठीक है, B.A. स्मिथ का कथन था ये कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो मोहम्मद गौरी का वो कौन सा सेनापति था जिसने बिहार, बंगाल और असम पर आक्रमण किए? तो ऑप्शन है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नासिरुद्दीन कुवाचा या ताजुद्दीन यल्दौज। तो याद रखना दोस्तों, बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने खंडित किया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी था जिसने कि बिहार, बंगाल और असम पर आक्रमण किए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक यहाँ पर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। याद रखना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो स्वतंत्र रूप से पहला मुस्लिम राज्य या संस्थापक इसे ही माना जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक। ठीक है, और वैसे मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाएगा क्योंकि
जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उसके बाद इसकी पीढ़ियाँ यहाँ पर चली दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो जब उसने राजत्व प्राप्त किया, यानी कि जब उसने, वह कौन सा राजा था जिसने राजत्व प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, यानी कि शरीयत के नियम एवं आदेशों को नहीं मानने वाला था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। बर्नी का यह कथन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः क्या था? स्वतंत्र था दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा, क्योंकि इसने अपने ही चाचा या फिर ससुर की हत्या कर दी थी राज्य पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी किसे कहा जाता था? यहाँ पर ऑप्शन है चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी। तो याद रखना दोस्तों, जो चौधरी हैं, चौधरी सर्वोत्तम भू राजस्व ग्रामीण अधिकारी कहलाता था दोस्तों। याद रखना, भू राजस्व ग्रामीण अधिकारी के नाम से जाना जाता था चौधरी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत हुई थी सैयद वंश की दोस्तों। लगभग आपका 1414 से ये वंश चला और 1451 तक ये वंश चला है दोस्तों। तो याद रखेंगे। ठीक है, सैयद तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किस शासक के दरबार में थे? यहाँ पर ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो याद रखना दोस्तों, तुगलक वंश का एक प्रतापी राजा फिरोज तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, और इसने इन्हीं गुलामों के लिए दीवान ए खैरात करके एक विभाग भी खोला था दोस्तों। तो फिरोज तुगलक के समय पर सबसे ज़्यादा गुलाम उसके दरबार में हुआ करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? ठीक है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहास उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। तो तबकात ए नासिरी जो लिखी है दोस्तों, वो लिखा है मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों। ठीक है, मिनहाज उस सिराज। तो तबकात ए नासिरी के लेखक हैं और इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, मिनहास उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा था कि उसका स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण था। तो मिनहास उस सिराज ने तबकात ए नासिरी पुस्तक भी लिखी है और रजिया के ऊपर बोला है उन्होंने कि उसका स्त्री होना ही उसके संपन्न होने का कारण था, यानी कि उसके पतन होने का कारण था दोस्तों। तो याद रखेंगे, तबकात नासिरी मिनहास उस सिराज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में पूर्ण हुआ था ये अलाई दरवाजा, और कुतुब मीनार का मुख्य द्वार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो तुगलकनामा किसने लिखी है? यहाँ पर ऑप्शन है बर्नी, गुलबदन बेगम या अमीर खुसरो या इसामी। तो याद रखना दोस्तों, तुगलकनामा जो लिखी है वो लिखी है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, लेकिन इसने बलबन से लेकर आपका तुगलक वंश तक ये रहा है काफ़ी राजाओं के बीच में। ठीक है, तो मुख्य रूप से दरबारी अमीर खुसरो का ही रहा है ये दोस्तों। ठीक है, और तुगलकनामा भी इसने लिखी है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगानी और जीतल किन धातुओं के थे? तो देखिए दोस्तों, जो टंका और संसगानी थे ये आपके चांदी के थे। ठीक है, चांदी के थे। ठीक है, और जीतल जो था आपका, ये आपका था तांबे का। ठीक है, तांबे का था ये। ठीक है, तो टंका और संसगानी ये सल्तनत काल में चलते थे। मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने ये टंका, संसगानी और जीतल नामक सिक्के चलाए थे दोस्तों।
तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, चांदी, तांबा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे पहला ऑप्शन। ठीक है, तो टंका और संसगानी आपके चांदी के थे और जीतल आपका किसका था, तांबे का था दोस्तों, सिक्के जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमीर ए कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही या फिर इसको दीवान ए कोही के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि विभाग था। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि अमीर ए कोही क्या था, तो एक कृषि विभाग था और इस विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही या फिर कृषि विभाग की स्थापना की थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत में। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया था जो कि कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किस भाषा के विकास में उन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई? तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो याद रखना दोस्तों, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अपनी अग्रगामी भूमिका निभाई थी दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली के विकास में किसने अग्रगामी भूमिका निभाई, तो अमीर खुसरो ने निभाई थी दोस्तों। ठीक है, ये अपनी जितनी भी रचनाएं हैं उनको लगभग खड़ी बोली में ही लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अभी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जो तैमूर लंग है उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद लगभग 1414 ईस्वी में तैमूर लंग के शासनकाल के बाद यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना हो गई थी दोस्तों। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय था दोस्तों आपका तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश के समय पर इसने आक्रमण किया था और उस समय जो राजा था तुगलक वंश का वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। याद रखेंगे दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? तो राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, बदायूनी ने किस राजा के लिए कहा है ये? यहाँ पर ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदायूनी ने कहा था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि राजा प्रजा से बहुत परेशान था और प्रजा भी राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बदायूनी को ये लिखना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे दोस्तों, वहाँ पर आपको मील के पत्थर साबित होंगे और आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय